कमांडो खालिद कॉरिडोर की 3-4 सीढ़ियां फलांग कर अहाते में दीवार के साथ खड़े ट्रक की तरफ दौड़ा। मैं उसके कंधे से लिपटा हुआ और पीछे और दाएं बाएं भी देख रहा था। शाम हो चुकी थी, दफ्तर सारे बंद हो गए थे, वहां कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था। किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि इस वक्त तय खाने में से एक खतरनाक मुजरिम निकल कर फरार हो जाएगा। मैंने खालिद से कहा, ट्रक खाली है, इसके पीछे दीवार है, ट्रक की छत पर जाकर दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगा दो। वो ट्रक की छत पर चढ़ गया। ट्रक और दीवार के दरमियान थोड़ा सा ही फासला था। कमांडो खालिद छलांग लगाने की बजाय उछलकर दीवार पर आ गया और वहीं दीवार की मुंडेर से लिपट गया। हम दोनों ने दूसरी तरफ निगाह डाली। दूसरी तरफ शाम के झटपटे में एक खाई नजर पड़ी। मैंने खालिद से कहा, नीचे खाई में छलांग लगा दो, जल्दी करो। दीवार जमीन से कोई 10-11 फुट ऊंची होगी। कमांडो खालिद दीवार की मुंडेर को पकड़कर दूसरी तरफ लटक गया। इस तरह से दीवार की ऊंचाई का फासला 5 फुट कम होकर रह गया। फिर उसने हाथ छोड़ दिए और हम दोनों खाई में गिर पड़े। मैं अभी तक उसी के कंधे से चिमटा हुआ था। खाई में कूड़ा करकट और घास उगी हुई थी। गंदा पानी नीचे जाकर दरमियान में बह रहा था। हम खाई के किनारे की दीवार के करीब गिरे थे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि दिल्ली का ये कौन सा इलाका है? वो खाई के अंदर ही अंदर सामने की तरफ दौड़ते हुए बोला, फिक्र न करो, मैं इस सारे इलाके से वाकिफ हूँ। मैं ये तसल्ली करना चाहता था कि वो यूं ही एक तरफ नहीं दौड़ पड़ा। दिल्ली में कमांडो खालिद की खुफिया तंजीम के 2 आदमी मौजूद थे। मैं चाहता था कि वो जल्दी उनके पास पहुंच जाए ताकि हम महफूज हो जाएं। आगे जाकर वो खाई से बाहर निकल आया। मैंने गर्दन मोड़कर देखा, CIA हेडक्वार्टर की इमारत की रोशनियां पीछे रह गई थी। मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम आध घंटे तक कमांडो खालिद के फरार का पुलिस को इल्म नहीं हो सकता था। वहां सिर्फ ऑफिस सुपरिटेंडेंट गुप्ता ही उस वक्त मौजूद था। उसे मालूम था कि उसने कोशिला को संतरी गंगाराम के साथ तहखाने में कमांडो खालिद से मुलाकात के लिए भेजा है। 15-20 मिनट के बाद ही वो किसी को ये मालूम करने के लिए भेज सकता था कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। इस दौरान हमें CIA हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर चले जाना चाहिए था। ये इलाका हम जहां जा रहे थे दिल्ली शहर के आसपास का इलाका ही था। इतना वीरान भी नहीं था। दूर रोशनियां झिलमिला रही थी। अभी शाम ही हुई थी। कमांडो खालिद अब दौड़ने की बजाय तेज चलने लगा था। मैंने उससे पूछा, मुजाहिद, रहमत खान और अनवर खान वगैरह का क्या हुआ? तुम्हें पुलिस ने कहां से पकड़ा था? मैं तो रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि धमाका हुआ और वहां शोर मच गया। थोड़ी देर में वहां पुलिस की गार्ड आ गई। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। सामने पुलिस के सिपाही एक आदमी को पकड़ कर ला रहे थे। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। कमांडो खालिद का सांस दौड़ने और तेज चलने से फूल गया था। कहने लगा, ये सारी बातें अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद करेंगे। वो खाई से हटकर एक खुले मैदान में से गुजरने लगा जहां कूड़े करकट के एक ढेर को किसी ने आग लगा दी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। मैदान की दूसरी तरफ एक छोटी सी सड़क थी। उसके आगे किसी कॉलोनी के मकान थे जहां किसी गाड़ी के इंजन की मुसलसल चलने की आवाज आ रही थी। कमांडो खालिद कॉलोनी से बचकर उसके अकब में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। कहने लगा, सामने जो ऊंचा टीला है उसके पार जमुना दरिया बह रहा है, हमें वहां पहुंचना है। मैंने कहा, उधर कोई संतरी वगैरह तो गश्त पर नहीं होते? वो बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी कभार ही दिल्ली आता हूँ। मैं एहतियात के तौर पर टीले की दूसरी तरफ से दरिया पर जाऊंगा। ये निस्बतन खामोश और बेआबाद सा इलाका था। सर्दियों की शाम यहाँ बड़ी खामोश और डरावनी सी लग रही थी। कमांडो खालिद कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि तुम तहखाने में कैसे आ गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने कहा, मैं एक दिन पहले भी तुम्हारे पास आया था। तुम्हें याद है, कल CID का इंस्पेक्टर भंडारी अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे पास आया था? वो चलते चलते बोला, हाँ मुझे याद है। मैंने कहा, मैं इस लड़की के साथ ही था मगर सांप की शक्ल में उसके कपड़ों में छुपा हुआ था। बहरहाल सारी बातें तुम्हें आराम से सुनाऊंगा। वो कहने लगा, मुझे यकीन है कि हमारे साथी मुजाहिद, रहमत खान और अनवर खान पुलिस के हाथ नहीं आए होंगे। हम तो धमाके के बाद पैलेस होटल के करीब ही थे कि पुलिस ने हमें ललकारा और हम दौड़ पड़े। मैं उनके काबू आ गया। 2 संतरी रहमत और अनवर खान के पीछे दौड़े थे। फिर पता नहीं पुलिस उन्हें पकड़ सकी या नहीं। शाम का झटपटा रात के अंधेरे में तब्दील हो गया था और दरिया किनारे वाले मिट्टी के छोटे से टीले पर किसी भूत का गुमान हो रहा था। टीले की दीवार के साथ साथ चलते हुए हम दरिया के किनारे आ गए। सर्दियों का मौसम होने की वजह से दरिया उतरा हुआ था और उस पर कोहरा छाया हुआ था। कमांडो खालिद के कपड़े फटे हुए और मैले कुचैले थे। एक जानिब कुछ दरख्तों के झुंड रात के पहले अंधेरे में स्याह बादलों की तरह
तरह मालूम हो रहे थे जो आसमान से जमीन पर उतर आए हों। कमांडो खालिद इन दरख्तों में आकर एक जगह रुककर अंधेरे में दाएं बाएं देखने लगा। मैंने कहा, मुझे बताओ तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? मैं सांप के रूप में हूँ और मुझे अंधेरे में सब कुछ नजर आ रहा है। कमांडो खालिद ने कहा, जरा देखो, यहाँ एक गैराज का छप्पड़ है। मुझे दरख्तों के आखिरी किनारे पर एक खोखा सा साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, सामने वाले दरख्तों के पास एक खोखा सा देख रहा हूँ। उसने कहा, बस वही जगह है जहाँ हमें जाना है। मैं उसे गैराज तक ले गया। गैराज के बाहर एक रक्शे का पिंजर टेढ़ा होकर पड़ा था। कमांडो खालिद गैराज के पीछे आ गया। यहाँ भी गैराज का एक छोटा सा दरवाजा था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर तंग सा कमरा था जिसमें काठ कबाड़ भरा हुआ था। कमांडो खालिद ने एक कोने में जाकर टीन का संदूक खोलकर अंधेरे में ही टटोल कर एक पुराना कंबल निकाला और बोला, तुम मेरे कंधे से नीचे आ जाओ, मैं कंबल ओढ़ूंगा। मैं उसके कंधे से उतरकर टीन के संदूक के पास बैठ गया। गैराज में अंधेरा था और डीजल की बू फैली हुई थी। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। कमांडो खालिद को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। वो वहीं कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर बैठ गया और बोला, ये भी अपने आदमियों का खुफिया ठिकाना है, मगर मुश्किल ये है कि जब तक अपने किसी आदमी को हमारी इत्तला नहीं मिलेगी यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने पूछा, अपने आदमी को कैसे खबर दी जा सकती है? उसने कहा, रात गहरी हो जाने के बाद मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस शख्स का घर नहीं जानते जो हमारी तंजीम के आदमियों को खबर कर सकता है। मैंने उसे कहा, आधी रात तक दिल्ली पुलिस तुम्हारी तलाश में निकल चुकी होगी, तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कमांडो खालिद बोला, और तुम भी तो इस हालत में नहीं जा सकते। हमारे मुखबर का घर यहाँ से अगरचे ज्यादा फासले पर नहीं है, लेकिन तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैं रात के अंधेरे में निकल जाऊंगा। हम उस छोटे से गैराज के अंधेरे में छुप कर बैठे रहे। यहाँ हमने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। कमांडो खालिद मेरे वाकयात सुनकर कहने लगा, मैं समझता हूँ कुदरत ने तुम्हारी मदद की, वरना जिस तरह तुम्हें सांप से डसवा कर जिंदा दफन कर दिया गया था, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो जिंदा न बचता। मैंने कहा, अब देखना यह है कि हम अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद भोपाल पहुंच भी सकेंगे या नहीं। खालिद बोला, खुदा का शुक्र है कि हमने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब भोपाल पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे आदमी दिल्ली से हमें निकालने में हमारी मदद करेंगे। मैंने खालिद से कहा, तुम यहाँ से रात के अंधेरे में खतरा मोल लेकर अपने आदमी के यहाँ जाओगे और फिर इसी जगह वापस आओगे। क्या इससे बेहतर ये नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं और हम यहाँ वापस आने की बजाय रात अपने मुखबर के घर पर ही बसर करें और अपने आदमियों से वहीं मुलाकात भी कर लें? कमांडो खालिद ने कहा, अपने मुखबर के पास हम दिन निकलने के बाद नहीं ठहर सकते। वहाँ दिन के वक्त दूसरे आदमी आ जाते हैं, जबकि यहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं आता। हमारे आदमियों में से कोई ना कोई इत्तला मिलते ही यहाँ पहुँच जाएगा। अगर वो दिन के वक्त भी आया तो हम उसका इंतजार कर सकते हैं। हम अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मुझे अंधेरे में सब कुछ नजर आ रहा था। अचानक बाहर आहट सी सुनाई दी। कमांडो खालिद ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं रेंग कर दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गया। बाहर रात की तारीकी फैली हुई थी, मगर मुझे दरख्तों के तने और झाड़ियां नजर आ रही थी। मैंने तेजी से रेंगते हुए दरख्तों के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। वहां मुझे कोई आदमी या जानवर दिखाई न दिया। मैंने वापस आकर कमांडो खालिद को बताया कि बाहर कोई नहीं है। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे यकीन नहीं आया। कहने लगा, ये किसी इंसान के कदमों की आहट थी। मैंने कहा, तुम एक तरफ हट कर बैठ जाओ, अगर कोई सिपाही हुआ तो मैं उसे संभाल लूंगा। उसके बाद बाहर से दोबारा कोई आहट वगैरह सुनाई न दी, लेकिन कमांडो खालिद बेचैन हो गया। कहने लगा, मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है हम दोनों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा, क्या इस वक्त तुम्हारा आदमी अपने घर पर मिल जाएगा? खालिद कहने लगा, हम अब अपने मुखबर के घर नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधा अपनी तंजीम के रुकन बशीर भाई के मकान पर जाएंगे। मैंने पूछा, बशीर भाई का मकान यहाँ से कितनी दूर है? वो बोला, पुराने किले के पास है, यहाँ से काफी दूर है, लेकिन हम यहाँ भी नहीं ठहर सकते, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये कहकर कमांडो खालिद ने खड़े होकर कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और मुझे जमीन पर से उठाते हुए बोला, अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। गिराज से निकलने के बाद कमांडो खालिद ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ शहर की आबादी की रोशनियां बहुत कम थीं। दूर कहीं कहीं कोई रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे उसने पहले तो अपनी कलाई पर लपेटा हुआ था, लेकिन मेरे इसरार पर उसने मुझे अपने कंधे पर बिठा दिया। मैं उसके कंधे पर कंबल से चिमट कर बैठ गया
और अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। मैंने खालिद को बता दिया था कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जहां तक सांप की हैसियत से मेरी निगाह काम करती है मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये सुनकर कमांडो खालिद तेज तेज चलने लगा। कहने लगा हमें बड़ी दूर जाना है। दिल्ली का पुराना किला यहाँ से 15-20 मील के फासले पर है। आगे जाकर हमें मॉडर्न कॉलोनी की सड़कों पर से भी गुजरना पड़ेगा। वहाँ पकड़े जाने का खतरा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब तक मेरे फरार का CIA हेडक्वार्टर वालों को इल्म हो चुका होगा। मैंने कहा यहाँ कोई टैक्सी रक्षा भी नहीं है। अगर फर्ज कर लिया आगे जाकर कोई सवारी मिल भी जाती है तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? खालिद ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यहाँ से तो निकलें, आगे जाकर कुछ सोच लेंगे। इलाका वीरान था, कोई मकान वगैरह भी नहीं था। खालिद कंबल की बुक्कल मारे तेज तेज चलता जा रहा था। मैं उसके कंधे से चिमटा हुआ था और उसके ओपी यानी दीदबान के फराइज अंजाम दे रहा था। ये शुरू रात के लम्हात थे और भारत की राजधानी की रोशनियां झिलमिलाती हुई दूर दूर से नजर आ रही थी। कमांडो खालिद ऐसे इलाके से होकर जा रहा था जहां आबादी न होने के बराबर थी। दरिया हमारी बाएं जानिब दूर होता जा रहा था। हम एक सड़क पर निकल आए जहां थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई न कोई ट्रक या बस गुजर जाती थी। खालिद एक तरफ झाड़ियों की ओट में होकर बैठ गया। कहने लगा हमें यहाँ से किसी टैक्सी रिक्शे में सवार होना चाहिए। पैदल गए तो आगे शहर के बारौनक इलाके शुरू हो जाते हैं, पकड़े जाने का खतरा होगा। मैंने कहा उस सड़क पर तो अभी तक कोई रिक्शा टैक्सी मुझे दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक बस गुजर रही है और 3-4 ट्रक गुजर रहे हैं। कमांडो खालिद गौर से सड़क पर दूर से आने वाली रोशनी देख रहा था। कहने लगा मेरा ख्याल है ये कोई टैक्सी है और खाली भी है। उसके ऊपर की सुर्ख बत्ती रोशन है। मैंने उस तरफ देखा तो वाकई एक गाड़ी आ रही थी जिसकी छत पर सामने की जानिब सुर्ख बत्ती जल रही थी। इसका मतलब था कि ये टैक्सी है और खाली है। मैंने खालिद से कहा तुम गाड़ी चला लेते हो ना? वो बोला हाँ। मैंने कहा तो फिर सड़क पर आकर किसी तरह इस टैक्सी को रोको, आगे मैं संभाल लूंगा। वो जरा हिचकिचाया। मैंने कहा अगर तुम्हें यकीन है कि ये टैक्सी है और खाली भी है तो आगे जाकर इसे हाथ दो, इसके बाद शायद तुम्हें कोई सवारी न मिल सके। वो उठा और सड़क पर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। टैक्सी की रोशनियां करीब आई तो उसने आगे बढ़कर उसे हाथ दिया। ये टैक्सी ही थी। टैक्सी रुक गई। जैसे ही टैक्सी रुकी मैं अंधेरे में उछलकर टैक्सी की छत पर जा बैठा। टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की के शीशे में से सर बाहर निकाल कर कमांडो खालिद को सर से पांव तक देखा और बोला क्या बात है भाई? खालिद ने कहा भारत नगर तक ले चलो भाई, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा। कमांडो खालिद ने सिर्फ कंबल लपेटा हुआ था। वो हुलिये से कोई चोर डाकू लग रहा था। ड्राइवर ने कहा भाई मैं भारत नगर की तरफ नहीं जा रहा। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी आगे की, मैं छत पर से उतरकर खिड़की के अध खुले शीशे में से अंदर कूद गया और ड्राइवर की गर्दन से चिमट गया। गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डस लूंगा। ड्राइवर के खौफ के मारे हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन ब्रेक लगा दी। मैंने कमांडो खालिद को आवाज दी आ जाओ। टैक्सी ड्राइवर पर दहशत तारी थी। एक तो उसकी गर्दन से सांप लिपटा हुआ था, दूसरे ये सांप इंसानी आवाज में बोल रहा था। कमांडो खालिद दौड़ कर आ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस खामोशी के साथ टैक्सी से उतर जाओ। वो खौफ के मारे कांप रहा था। जल्दी से टैक्सी से उतरकर वहीं सड़क पर हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने खालिद से कहा ड्राइविंग सीट पर आ जाओ। खालिद ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग संभाला तो मैंने गरजदार आवाज में टैक्सी ड्राइवर से कहा खबरदार किसी से हरगिज जिक्र न करना कि हम तुम्हारी टैक्सी ले गए थे। याद रखो अगर तुमने किसी को बताया तो जहां भी होगे मैं वहीं आकर तुम्हें डस दूंगा। मैं नाग देवता हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा जय हो नाग देवता की जय हो, और वहीं सजदे में गिर पड़ा। कमांडो खालिद ने उसे कहा 2 घंटे बाद गांधीनगर के चौक में आकर अपनी टैक्सी ले जाना, और खालिद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने खालिद से पूछा ये गांधीनगर का चौक कहाँ है? उसने कहा पुराने किले के करीब ही है। टैक्सी सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। मुझे डर था कि अगर खालिद के फरार का पुलिस को पता चल चुका है तो कहीं सड़क के चौराहों पर पुलिस रुकावटें डालकर चेकिंग न कर रही हो। जब एक चौक आकर गुजर गया तो मुझे महसूस हुआ कि पुलिस अभी तक खालिद के फरार से लाइल्म है, या अगर उसके फरार का राज खुल चुका है तो पुलिस ने इस इलाके में अभी चेकिंग शुरू नहीं की। टैक्सी की रफ्तार खाली सड़क पर 70-80 के करीब थी। खालिद ने टैक्सी के ऊपर सुर्ख बत्ती बुझा दी थी। काफी देर तक हम शहर की निस्बतन गैर आबाद सड़कों पर से गुजरते रहे। आखिर दूर से बहुत सी रोशनियों के जमघट्टे नजर आने लगे। खालिद ने कहा ये गांधीनगर की रोशनियां हैं, इसके पीछे पुराने किले की आबादी है। हम टैक्सी इस कॉलोनी के बड़े चौक के करीब छोड़ देंगे। मैं टैक्सी को अपने आदमी के मकान तक नहीं ले जाना चाहता था। गांधीनगर की रोशनियों को एक जानिब छोड़ते हुए कमांडो खालिद गाड़ी एक छोटी सड़क पर ले आया। यहाँ एक नाला सड़क के साथ साथ जा रहा था। इस नाले को मैं अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख रहा था। 100-150 गज आगे
आगे जाने के बाद एक चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स रोशन थीं। खालिद ने एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी और मुझे उठाते हुए कहने लगा, ये गांधीनगर का बड़ा चौराहा है, टैक्सी ड्राइवर को यहाँ गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे। वो जगह मैं आपको नहीं बताऊंगा जहाँ कमांडो खालिद की खुफिया तंजीम का मुजाहिद पुराने किले की आबादी में रहता था और वो क्या काम करता था। मैंने उसका नाम कमांडो खालिद की ज़बानी बशीर बताया है। ये नाम भी फर्जी है, उसका असल नाम कुछ और है जो मैंने नहीं बताया। आप यूं समझ लें कि हम मुजाहिद बशीर के पास खैरियत से पहुंच गए। कमांडो खालिद को देखते ही उसने उसे सीने से लगा लिया और बोला, कमांडर, हमें तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर मिल गई थी। हमारे सारे साथी उसी वक्त रूपोश हो गए थे। खुदा का शुक्र है कि तुम फरार होने में कामयाब हो गए। कमांडो खालिद ने कहा, सबसे पहले मुझे दूसरे कपड़े दो, मैं मुंह हाथ धोऊंगा। खालिद ने मुझे अभी तक छुपाया हुआ था और मुजाहिद बशीर को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मुजाहिद बशीर दूसरे कपड़े लाने के लिए गया तो खालिद ने मुझे कंबल के अंदर से निकालकर आहिस्ता से कहा, यहाँ किसी जगह छुप जाओ, मैं अभी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, किसी को यकीन भी नहीं आएगा। कमांडो खालिद ने मुझे कोठरी नुमा इस तंग से कमरे में छोड़ दिया। मैं जल्दी से रेंग कर लकड़ी के संदूक के नीचे इस तरह छुप कर बैठ गया कि मुझे कमरे का सारा मंजर दिखाई दे रहा था। मुजाहिद बशीर खालिद के लिए गर्म स्वेटर और धुले हुए कपड़े लेकर आ गया। खालिद ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर दूसरे कपड़े बदले। इतनी देर में करीब ही रखे गैस के चूल्हे पर मुजाहिद बशीर ने चाय तैयार कर ली थी। दोनों चूल्हे के पास बैठकर चाय पीने और बातें करने लगे। खालिद ने उससे पूछा, हमारे बाकी मुजाहिद कहाँ कहाँ रूपोश हैं? मुजाहिद बशीर ने कहा, अपने 3 आदमी दिल्ली से बाहर हैं, वो जमुना पार किशनगंज की बस्ती में रूपोश हैं। मुजाहिद बशीर ने चाय का घूंट भरकर कहा, अपने अनवर खान और रहमत का भी कुछ पता नहीं, पुलिस उन्हें कहाँ ले गई है? कमांडो खालिद ने कहा, वो जहाँ भी होंगे वहाँ से एक ना एक दिन जरूर फरार होकर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुँच जाएंगे। मुजाहिद बशीर ने पूछा, कमांडो, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कमांडो खालिद ने कहा, मैं भोपाल वापस चला जाऊंगा, वहाँ अभी कई काम अधूरे पड़े हैं। मुजाहिद कहने लगा, लेकिन कमांडर, दिल्ली पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी तुम्हारे फरार से खबरदार कर देगी, तुम्हें भोपाल में बड़ा चौकन्ना होकर रहना होगा। कमांडो खालिद बोला, हमें वहाँ हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, वहाँ हम अकेले नहीं होंगे, हम पुलिस का मुकाबला कर सकेंगे। मुजाहिद बशीर ने कहा, भोपाल की गाड़ी तो अब मुंह अंधेरे ही जाएगी। कमांडो खालिद बोला, ठीक है, मैं यही गाड़ी पकड़ना चाहता हूँ। मुजाहिद बशीर ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मैं तुम्हें हुलिया बदल कर स्टेशन पर जाने का मशवरा दूंगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडो खालिद ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो, मैं थोड़ा सा हुलिया बदल कर ही जाऊंगा। मुजाहिद बशीर ने कहा, ट्रेन मुंह अंधेरे कोई 4 बजे के करीब भोपाल को जाती है, मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक चलूंगा। उन्होंने वहीं बाजार से खाना मंगवा कर खाया। बशीर बाहर गया तो कमांडो खालिद ने मुझे आहिस्ता से आवाज दी, करमदाद यही हो ना? मैंने कहा, हाँ कमांडर, मैं लकड़ी के संदूक के नीचे हूँ। फिर मैं वहां से निकलकर खालिद के सामने आ गया। वो बोला, हम यही गाड़ी पकड़ेंगे, तुमने सुन लिया होगा, मैं थोड़ा सा भेष बदल लूंगा। इतने में मुजाहिद बशीर के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से संदूक के नीचे हो गया। मैं बड़ा खुश था कि मैं जल्दी में अपनी बीवी जमीला से मिल लूंगा। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि भोपाल पहुंचने के बाद मैं कमांडो खालिद से कहूंगा कि वो मुझे और जमीला को जम्मू कश्मीर ले जाए और वहां से किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करवा के आजाद कश्मीर पहुंचा दे। मुजाहिद बशीर अपने साथ एक थैला लाया था। कहने लगा, इसमें खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पाजामा और नेहरू वॉस्कट है, मेरा ख्याल है इतना हुलिया बदलना ही काफी होगा। कमांडो खालिद ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये लिबास नहीं पहनूंगा, रात का वक्त है, दिल्ली से निकल गया तो फिर कोई खतरा नहीं होगा। वो बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब तुम सो जाओ, मैं 3 बजे तुम्हें जगा दूंगा। वो चला गया। मैं संदूक के नीचे से निकल आया। वो कहने लगा, खुदा करे कि हमारी दिल्ली के साथी पुलिस स्टेशन से बचकर निकल गए हों। मैंने कहा, कोशीला का बाप तो यही कह रहा था कि अभी तक बाकी आदमी गिरफ्तार नहीं हो सके, हमारे साथी यकीनन नागपुर या भोपाल की तरफ निकलने में कामयाब हो गए होंगे। वो बोला, खुदा करे ऐसा ही हो, अच्छा मैं सो रहा हूँ, तुम भी आराम करो। कमांडो खालिद लिहाफ में घुस गया। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं कुछ देर वहाँ कुंडल मारे बैठा रहा, फिर संदूक के नीचे चला गया। जब से मैं सांप के काटने से सांप की शक्ल में तब्दील हुआ था, मेरे अंदर सिर्फ एक ही तब्दीली आई थी। वो तब्दीली ये थी कि मुझे अपने बहुत ज्यादा करीब रहने वाले कमांडो खालिद के जिस्म की बू किसी वक्त आती थी और किसी वक्त बिल्कुल नहीं आती थी, हालांकि वो मुझसे 6-7 फुट के फासले पर था। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजर गया था। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। फिर मुजाहिद बशीर की आवाज आई, कमांडर 3 बज गए हैं, तैयार हो जाओ। खालिद शायद पहले ही से जाग रहा था, जल्दी से उठ बैठा, गुस्ल
खाने में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने मुझे भी कहा कि तैयार हो जाओ, हम स्टेशन पर जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मैं तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने मुझे उठाकर अपनी जैकेट की बाहर वाली जेब में डाल लिया और मुजाहिद बशीर के साथ मकान से निकलकर गली में आ गया। मैंने अपना सर जैकेट में से थोड़ा सा बाहर निकाल रखा था। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था, रात का अंधेरा ही था। बाजार में स्ट्रीट लाइट्स रोशन थी, बाजार खाली पड़ा था। दोनों मुजाहिद तेज तेज कदमों से एक तरफ जा रहे थे। एक चौक में उन्हें रक्षा मिल गया। वो रक्षे में बैठकर दिल्ली के स्टेशन पर आ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।